फिर आपके साथ जुड़ गए हैं। दिन है शनिवार और आज फिर हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 संख्या की स्टैटिक्स जो चैप्टर है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो आपके मैसेज से जाग जाएं और क्लास से जुड़ जाएं मॉर्निंग टाइम में। और अब जो क्लास होगी बच्चों अब मंडे को होगी, संडे को ऑफ रहेगा। मंडे को सुबह 6:30 बजे फिर हम मिलते हैं और एक बार जल्दी जुड़ जाए ताकि आज का जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसको हम शुरू कर सकें। क्लास 9th चैप्टर नंबर 14 यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी से बच्चे जुड़ जाएं ताकि आज का जो चैप्टर है सांख्यिकी स्टैटिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं। हर सुबह 6:30 बजे रहती है हमारी क्लास यूट्यूब पर। तो जितने बच्चे फेसबुक पर देख रहे हैं वो हमारी कंप्लीट क्लास अटेंड करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मेरा सवाल मैथमेटिक्स पे आ जाए। देखिए फेसबुक पर सिर्फ ऐड होती है ताकि आपको पता चल सके कि हमारी जो क्लास है वो यूट्यूब पर चल रही है। तो जितने बच्चे फेसबुक पर देख रहे हैं वो जल्दी से यूट्यूब चैनल मेरा सवाल मैथमेटिक्स पे आ जाए। चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ। चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी, यहाँ पर हम करने जा रहे हैं बच्चों। अब चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुति की जाती है। यह विभिन्न क्षेत्रों में लागू है। अकादमी, अनुशासन, एकेडमिक डिसिप्लिन्स, इससे प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, सरकार और व्यापार आदि सांख्यिकी तरीकों को डेटा के संग्रहण अथवा वर्णन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सांख्यिकी में एक मुख्य बात क्या है बच्चों, यहाँ पर मुख्य बात क्या है, यहाँ मुख्य बात है डाटा की, ठीक है ना। डाटा है जिस प्रकार अब देखिएगा कोरोना में आपको पता है कि बीमारी जो फैली उसका जो डाटा वहां पर इकट्ठा किया जा रहा था, आपको बताया जा रहा था, हर रोज की रिपोर्ट आपके पास आ रही थी कि कितने नए केस वहां पर मिल रहे हैं, कितने जो है ठीक हो चुके हैं, कुल कितने संक्रमित हुए हैं, ठीक है ना, और कितने को डिस्चार्ज कर दिया गया है, कितने को छुट्टी मिल गई है। तो वो जो डाटा आपके पास आ रहा था बच्चों वो क्या था, वो सांख्यिकी के में ही आता है। सांख्यिकी में हम विश्लेषण करते हैं उस डाटा का जो हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार सांख्यिकी का बड़ा ही इम्पोर्टेंस रहता है गणित में भी। और जितनी भी योजनाएं होती है सरकार की, उन योजनाओं का सही इस्तेमाल करने के लिए डाटा का विश्लेषण किया जाता है। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्लास में देखते हैं कि किस प्रकार डाटा को इकट्ठा किया जाता है, वर्गीकृत डाटा क्या होता है, अवर्गीकृत डाटा क्या होता है, ये सब चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 यहाँ पर है और ये चैप्टर जो है बच्चों +2 में भी बड़ा काम 10th में भी बड़ा ही काम आने वाला है। तो इसलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। आइए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है, कहता है कि गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा अंक प्राप्त किए गए हैं। जो अंक कुछ इस प्रकार है 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62। यहाँ पर 10 विद्यार्थियों द्वारा गणित में लिए गए अंकों को यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। कहता कि इस रूप में प्रस्तुत गए आंकड़ों को यथा प्राप्त आंकड़े यानी रॉ डाटा कहा जाता है। अब देखिएगा जैसे भी नंबर आए उनको आपने लिख लिया है, कोई क्रम यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा। तो ये जो डाटा होता है बच्चों इसको क्या कहते हैं, इसको रॉ डाटा कहते हैं। ये यथा प्राप्त आंकड़े यानी जैसे भी आपको प्राप्त हुए आप उसको लिखते गए। क्या इस रूप से आप अधिकतम और न्यूनतम अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा हम यहाँ पर क्या विश्लेषण करना चाहते हैं कि प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम अंक क्या है। तो अधिकतम और न्यूनतम अंक प्राप्त किसको हुए हैं या कितने हैं, उसके लिए हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक
क्रम में लगाना पड़ेगा। चलिएगा क्रम में लगाते हैं। अब क्रम में लगाने के दो तरीके हैं। एक तो होता है बच्चों आरोही क्रम, ठीक है जी, और दूसरा क्रम क्या होता है, दूसरा क्रम होता है अवरोही। अब आपकी मर्जी है, या तो आप आरोही ले सकते हो या अवरोही क्रम ले सकते हो। अब आरोही या अवरोही क्रम आपने दोनों में से एक लेना है। आरोही मतलब चढ़ते क्रम और अवरोही मतलब उतरते क्रम। इन दोनों में से आपने एक क्रम ही लेना है। चलिएगा मान लेते हैं हम इसको लिखना चाहते हैं केवल आरोही क्रम में, एक ही क्रम यहाँ पर लेना है, चढ़ते क्रम। चढ़ते क्रम में आप लिखना चाहते हो तो सबसे पहले हमें देखना होगा सबसे छोटा क्या है। सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, 25। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 25 लिख लिया। उसके बाद 25 के बाद बच्चों क्या आएगा, 25 के बाद नंबर आएगा 36 का, ठीक है ना। 36 के बाद बच्चों किसका नंबर आएगा, वो नंबर आएगा आपके पास 42, ठीक है। और 42 के बाद किसका नंबर आएगा बच्चों, 42 के बाद नंबर आएगा 55 का, ठीक है जी। और 55 के बाद यहाँ पर जो नंबर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 60, ठीक है। 60 के बाद हम किसको लेंगे, 62 को लेंगे। और 62 के बाद यहाँ पर जो नंबर बनेगा बच्चों वो बनेगा 73, ठीक है। और 73 के बाद बच्चों 75, और 75 के बाद 78, ठीक है ना। और 78 के बाद यहाँ पर जो नंबर बनने वाला बच्चों वो क्या है, 95, ठीक है ना। अब डाटा को थोड़ा सा हमने ठीक कर लिया है, और डाटा को ठीक कैसे किया, हमने क्रम लगा दिया छोटे से बड़े की तरफ। अब यहाँ पर हमें दो चीजें पता चल रही है कि सबसे कम नंबर किसके हैं। सबसे कम नंबर जो है वो है 25, और अधिकतम नंबर क्या है, अधिकतम नंबर यहाँ पर है 95, ठीक है जी। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को परिसर कहा जाता है। अब यहाँ पर एक जो बात हम लिख सकते हैं वो हम बच्चे परिसर। अब परिसर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सबसे कम नंबर कितने हैं, वो आपके पास 25 है, ठीक है। और सबसे अधिक क्या है, 95 है। तो इन दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे, इन दोनों के अंतर को यहाँ पर कहा जाता है बच्चों, सबसे अधिकतम अंक 95 है और सबसे कम नंबर 25 है। दोनों के अंतर को क्या कहा जाएगा बच्चों, दोनों के अंतर को कहा जाता है परिसर, जो कि यहाँ पर इसका मान कितना है, 70, ठीक है। इसको परिसर भी कहा जाता है या इसको कहा जाता है रेंज, ठीक है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई है। इस एग्जाम्पल से हमने डाटा को थोड़ा ठीक किया और यहाँ हमने सीखा परिसर निकालना। चलिए तो क्या कहेंगे, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को परिसर या रेंज कहा जाता है। यहाँ पर इसका मान कितना है, 17। यहाँ से हमने रेंज यानी परिसर को सीखा। चलिएगा एक उदाहरण और लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण में क्या है, कहता कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम्पल में क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। कहता कि एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से अंक प्राप्त किए गए अंक लीजिए। अब यहाँ पर 30 विद्यार्थी, मान लीजिए आपके सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं जिन्होंने गणित के पेपर में जो अंक प्राप्त किए वो कैसे है, वो कुछ इस प्रकार है, 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, 56, 60, 70। इस प्रकार 30 बच्चों के जो अंक प्राप्त हुए हैं वो अंक आपके पास है। अब यहाँ पर चलिएगा इन अंकों को लिख लेते हैं और देखेंगे ये जो अंक है वो कितनी बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें 10, ठीक है ना। यहाँ पर 10 अंक की बात करें तो 10 अंक यहाँ पर कितनी बार है ये हमें देखना है, ठीक है जी। चलिएगा हमें क्योंकि काटने की भी जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा अलग कर लेते हैं। 10 अंक, ठीक है ना। 10 अंक देखिएगा बच्चों यहाँ पर कितनी बार आए, 10 अंक केवल एक बार आए, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर हम लिख देते हैं। फिर बात करते हैं 20 की, ठीक है ना। 20 अंक यहाँ पर कितनी बार आए बच्चों, 20 अंक यहाँ पर केवल एक बार आया है, इसको भी हम एक बार लिख देते हैं।
फिर बात करते हैं 20 के बाद यहाँ पर जो बड़ा नंबर क्या बनने वाला है बच्चों, उसी के बाद 20 के बाद यहाँ पर बड़ा नंबर बनेगा 36 बनेगा, ठीक है ना। तो 36 यहाँ पर देखते हैं बच्चों कितनी बार आया है। तो 36 आपका कितनी बार आ गया, एक बार यहाँ पर आया है और 2 बार, चलिएगा 36 यहाँ पर आ रहा है 2 बार और एक 3 बार। तो 36 यहाँ पर कितनी बार आया बच्चों, 36 यहाँ पर 3 बार आ चुका है, ठीक है जी। तो तीनों हमने ले लिए। 36 के बाद बड़ा नंबर क्या बन रहा है बच्चों, वो आपके पास बन रहा है 40, ठीक है जी। चलिएगा 40 लेते हैं। अब 40 देखते हैं कितनी बार है। 40 एक बार आ गया, ठीक है जी। ये आपका 2 बार आया और ये 3 बार आ गया, ठीक है। और ये आपका 4 बार। तो 40 यहाँ पर 4 बार आ चुका है, ठीक है जी। बढ़े नेक्स्ट की तरफ। 40 के बाद जो बड़ा नंबर क्या बन सकता है बच्चों, वो बनेगा आपके पास 50, ठीक है जी। चलिएगा 50 को लेते हैं। 50 कितनी बार है, 50 आपका 1 2 और एक 3, ठीक है जी। 3 बार 50 आ गया आपका, ठीक है। अब लेते हैं 50 के बाद हम लेंगे 56 को, ठीक है। देखते हैं 56 यहाँ पर कितनी बार है। 56 यहाँ पर बच्चों 1 और 2, 56 यहाँ पर 2 बार है, ठीक है। उसके बाद 56 के बाद बात करते हैं 60 की, ठीक है। चलिएगा 60 ले लेते हैं। देखते हैं जो 60 है वो कितनी बार आया। 60 यहाँ पर 1 2 3 4, तो 60 यहाँ पर आ चुका है 4 बार, ठीक है जी। अब 60 के बाद बात करें बच्चों, यहाँ पर जो आ रहा है 60 से बड़ा नंबर 70 आ रहा है। चलिएगा देखते हैं 70 यहाँ पर कितनी बार है। 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। 70 यहाँ पर बच्चों 4 बार आया है, ठीक है जी। अब 70 के बाद बात करें बच्चों 72 की, ठीक है ना। 72 यहाँ पर लिख लेते हैं। आपका 72 जो है बच्चों वो कितनी बार आ रहा है, 72 यहाँ पर केवल 1 बार आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिएगा 72 के बाद हम लेते हैं यहाँ पर किसको लेंगे, 80 आ रहा है। चलिएगा 80 लेते हैं। 72 के बाद आपने लिया है 80 को। 80 यहाँ पर कितनी बार है, 80 इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में 1 बार है, ठीक है ना। तो 80 यहाँ पर कितनी बार आ गया बच्चों, 1 बार आ चुका है, ठीक है। 80 के बाद बात करते हैं बच्चों 88 की। 88 लेना ना। चलिएगा 88 लेते हैं। 88 को लिख लेते हैं। 88 यहाँ पर कितनी बार है बच्चों, केवल 1 बार और ये 2 बार, ठीक है। 88 आपका 2 बार आ चुका है। चलिएगा 88 के बाद बात करते हैं बच्चों 92 की, 92 की, ठीक है ना। 92 लेते हैं और 92 यहाँ पर कितनी बार आए बच्चों, 1 2 3, तो 3 बार यहाँ पर 92 आया, ठीक है। क्या कुछ और रह गया है आपके पास, जी हाँ आपके पास रह चुका है तो 95 रह चुका है, ठीक है ना। बाकी सब आ चुके हैं। 95 देखिएगा, 95 आपका केवल 1 बार है, ठीक है जी। 95 कितनी बार आया, यहाँ पर 1 बार आया है। तो इस उदाहरण से हमें क्या बातें समझ में आई है बच्चों, इस उदाहरण से हमें समझ में आई है कि ये हमने जो लिखा है 1 कि 10 आपका 1 बार आया है, 20 आपका 1 बार आया है, 36 आपका 3 बार आया है, 40 आपका 4 बार आया है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है इन आंकड़ों की बारंबारता। क्या बता रहा है, बारंबारता। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, बारंबारता यानी बार बार आना, ठीक है। बारंबारता क्या बताता हमें कि कोई जो डाटा है वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मोस्टली आप देखेंगे जहां भी बारंबारता हमें डिनोट करनी होगी वो हम करेंगे डिनोट एफ से, ठीक है ना। एफ आई से बारंबारता को नोट किया जाएगा। और ये जो डाटा है, इस आंकड़े को हम क्या कहते हैं बच्चों,
जो ये आंकड़ा है, इस आंकड़े को हमने क्या क्या कहते हैं, अवर्गीकृत 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 डाटा, ठीक है, यह आंकड़ा, ठीक है ना। और यहाँ पर और जो अगर हम इसको दिखाना चाहते तो यहाँ पर इसको हम यूं भी शो कर सकते थे, चलेगा। नेक्स्ट उदाहरण में इसको समझेंगे। और अगर आप इनका योग करते हो, इस आंकड़ों का योग किया, इन बारताओं का योग किया, तो वो कितना आएगा बच्चों, वो आपके पास 30 आएगा, ठीक है ना। तो इस उदाहरण से हमने क्या समझा है कि बारंबारता क्या होती है और बारंबारता को कैसे निकाला जा सकता है। चलिएगा नेक्स्ट उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है बच्चों, कहता कि वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए। एक महीने बाद लगाए गए पौधों में से बच गए पौधों की संख्याएं निम्न थी। तो जो पहला, मान लीजिए पहला है, इसमें कितने पौधे बच गए हैं एक महीने के बाद, 95। दूसरे में 67 बच गए हैं, 28, 32, 65। इस प्रकार एक महीने के बाद ये क्या है, ये वो पौधे हैं जो ठीक ठाक रहे, एक महीने के बाद भी बचे रहे। ये 100 पौधे प्रत्येक विद्यालय में दिए गए थे। अब ये जो डाटा आ रहा है, इस डाटा से हमें जो जानकारी लेने में परेशानी आ रही है। यहाँ हम ये नहीं बता सकते कि कम से कम पौधे कितने हैं, अधिकतम पौधे कितने हैं। तो ये जो डाटा है, इस डाटा को कुछ हम ठीक कर सकते हैं। ये हमारे पास किस प्रकार का डाटा है, इस डाटा को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो डाटा है, इस डाटा को क्या कहा जाता है, इस डाटा को कहा जाता है रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ डाटा, ठीक है। और हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में कहते हैं यथा प्राप्त आंकड़े, ठीक है। जैसे भी आपको मिला वैसा आपने लिख लिया, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, यथा प्राप्त आंकड़े, ठीक है। अब इस आंकड़े को हम थोड़ा ठीक करेंगे और जानेंगे जो नई डेफिनेशन यहाँ पर बनने वाली है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये और ये जो डाटा यहाँ पर आया हुआ है, ये डाटा इसको ठीक करके वर्ग करके लिखा गया है। ये आपका अवर्गीकृत डाटा है और ये आपके पास क्या है, वर्गीकृत डाटा है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, वर्गीकृत। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास आ चुका है अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है, जिसको हमने रॉ मटेरियल भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्गीकरण नहीं किया गया। फिर हमने क्या किया बच्चों, फिर हमने स्थापित किया, एक रेंज स्थापित की है कि चलिएगा देखते हैं कि 20 से लेकर 29 और फिर 30 से लेकर 39 और 40 से लेकर 49 और 50 से लेकर 59 और 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, यानी एक यहाँ पर हमने एक रेंज बना ली, ठीक है। जो 20 है आपका, 20 आपका क्या कहलाएगा, 20 कहलाता है निम्न। देखिए ये एक वर्ग बना लिया, ठीक है ना, ये वर्ग बनाया। जो 20 है आपका, 20 आपका क्या है, 20 आपका है निम्न वर्ग सीमा, ठीक है, निम्न वर्ग सीमा है। और जो 29 आपका क्या होगा, उच्चतम वर्ग, अधिकतम वर्ग सीमा, ठीक है ना। तो ये दो बातें यहाँ पर हमें पता चली। और देखिएगा 20 से लेकर 29 तक अगर काउंटिंग की जाए तो ये क्या है, 10 मंथ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको साइज कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आकार। तो यहाँ पर जो आकार है, इस वर्ग का आकार कितना बच्चों, आकार यहाँ पर 10। इसको और क्या कहा जाता है बच्चों, इसको और नाम दिया जाता है वर्ग अंतराल का, ठीक है जी। वर्ग अंतराल कितने का है, वो भी आपका 10 है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि निम्न वर्ग सीमा होती है, एक लोअर लिमिट होती है, और एक क्या होती है बच्चों, आपकी अपर लिमिट होती है, ठीक है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, निम्न वर्ग सीमा, अधिकतम वर्ग सीमा, और ये जो अंतर रहता है इसको क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं, जो कि यहाँ पर 10 है। ये डाटा आपका अवर्गीकृत आंकड़ा था। अब देखिए इसका छोटा रूप हो गया है,
ठीक है ना। इस डाटा को हमने कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, वर्गीकृत आंकड़े के बीच में, ठीक है ना। तो इसको आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि ये क्या है आपके पास, ये बच्चों आपके पास आ चुका है वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक है। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो क्या कहलाता है, वो आपका मिलान चिन्ह कहलाता है। कि 20 से अगर 29 के बीच में आप पौधे ढूंढने जाओ तो वो देख लेते हैं यहाँ पर कितने हैं, 20 से लेकर 29 के बीच में। तो देखिएगा 20 से 29 के बीच में अपन ढूंढने जा रहे हैं तो कितने आपको मिलेंगे, ठीक है। एक ये मिलेगा आपको, ठीक है ना, एक मिल गया, दो मिल गया, ठीक है, और फिर से ढूंढना पड़ेगा एक 28, ठीक है। तो देखिएगा ये हमने 20 और 29 की जो सीमा ली है उसके अंदर 3 जो स्कूल है ऐसे आ गए कि 20 से 29 पौधे बच्चे हो, ऐसे स्कूल कितने हैं, ऐसे स्कूल 3 हैं। तो ये डाटा यहाँ पर देखा बिल्कुल स्पष्ट हो गया। यहाँ पर कितना टाइम आपको लग रहा है, और यहाँ पूछा जाए 20 से 29 कितने हैं ऐसे स्कूल जहाँ पर 20 से 29 पौधे बच चुके हैं, तो हम कहेंगे स्पष्ट रूप से 3। तो यहाँ पर आपको इनको ढूंढने में कितना समय लग रहा था, एक आप इस प्रकार डाटा प्रस्तुत करें और दूसरा आप इस प्रकार प्रस्तुत करें, तो दोनों में दिन रात का अंतर है, बड़ा समय यहाँ पर बचने वाला है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बच्चों वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। यहाँ पर हमने जो डाटा है उसको क्या कर लिया, ग्रुप कर दिया, ग्रुप बना दिया उसका। तो इस प्रकार के डाटा को आपने क्या कहना बच्चों, इस प्रकार का जो डाटा होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, ठीक है जी। तो ये टेबल हमने क्या बनाया बच्चों, ये टेबल हमने बनाया है वर्गीकृत बारबारता बटन सारणी, यहाँ पर हमने बना दी है, ठीक है जी। पास में आइए, इस एग्जाम्पल के द्वारा हमें कितनी बातें पता चली है, निम्न वर्ग सीमा, अधिकतम वर्ग सीमा, साइज क्या लेना है, वर्ग अंतराल क्या लेना है, डाटा अवर्गीकृत से वर्गीकृत डाटा में किस प्रकार आप बदल सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं, आइए एक और उदाहरण यहाँ पर लेते हैं। इस उदाहरण में क्या कहा गया बच्चों, इस एग्जाम्पल में बात करते कहते कि आइए अब हम निम्नलिखित बारबारता बटन सारणी लें जिसमें एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। वो कुछ इस प्रकार है कि 31 से लेकर 35 तक भार जो है वो 9 विद्यार्थियों का है, और 36 से लेकर 40 तक 5 का है, 41 से लेकर 45 14 बच्चों का है, और इसी प्रकार आपका अंतिम 71 से लेकर 75 तक भार वाले केवल 1 विद्यार्थी है। तो इन बारबारताओं का आपने योग किया तो योग कितना बना बच्चों, 38 बना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करेंगे और समझेंगे। देखिएगा सबसे पहले तो ये बात है बच्चों कि ये क्या है, ये निम्न सीमा है जो कि 31 है, और ये ऊपरी सीमा है, ठीक है ना, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, निम्न सीमा, ठीक है, और ये इसकी क्या है 35 क्या है, ऊपरी सीमा है, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। अब देखिएगा 31 से 35 और यहाँ पर क्या आ गया 26 आ चुका, तो यहाँ पर एक गैप आ रहा है एक, इस गैप को हमें खत्म करना पड़ेगा तभी ये डाटा ठीक हो पाए। 31 से 35 है और फिर क्या हुआ 36 से 40 आ गया। अब यहाँ पर इस डाटा को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, 31 इसकी जो ऊपरी सीमा कितनी है, इसकी ऊपरी सीमा है 35 और इसकी निम्न सीमा क्या है 36 है, इन दोनों का अंतर क्या बन गया, ठीक है ना। जो अंतर यहाँ पर आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, यहाँ पर जो अंतर आपके पास आ रहा है वो कितना है, ऊपरी सीमा कितनी है, ऊपरी सीमा आपकी यहाँ पर है 35 और यहाँ पर निम्न सीमा है 36, दोनों का अंतर कर लेते हैं। 36 माइनस 35 किया तो वो क्या आ गया बच्चों, वो आपके पास 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को हम 2 से भाग कर देंगे, इसका हमने करना है 2 से भाग, यानी इसका आधा हम करें, इसका आधा हमने किया तो 1/2
बराबर क्या आ गया बच्चों, बराबर आ गया है 0.5। अब आपने क्या करना है, इस 0.5 को इसके अंदर निम्न सीमा में आपने इसको घटा देना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, 31 में से अगर आपने 0.5 घटाया तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 30.5। और ये जो नेक्स्ट है 35 है, इसके अंदर आपने ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 35.5 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार इस डाटा को आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलेगा, यही काम इसके साथ करेंगे। इस 36 में से अगर हमने 0.5 घटाया तो क्या हो जाएगा बच्चों, 35.5 हो जाएगा। और 40 में आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो 40 में ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 40.5 हो जाएगा, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात। तो अब फिर वही काम 41 के साथ करेंगे। 41 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 40.5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 45.5। अब इस प्रकार करने से हमें क्या फायदा होगा, इस प्रकार करने से देखिए जो अंतर था, वो अंतर जो यहाँ पर आ रहा था, अब देखें कि 31 के बाद 35 था और ये सीधा यहाँ पर अंतर आ गया था, गैप आ गया था एक का। 35 के बाद सीधा यहाँ पर 36 शुरू हुआ, तो वो अंतर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 30.5 से शुरू हुआ, इसकी ऊपरी सीमा 35.5 आ गई है और 35.5 से ही फिर शुरू हो रहा है, ठीक है ना। और फिर 40 मतलब जो अंतर था एक का, वो अंतर यहाँ पर हमने समाप्त कर दिया है। अब बात करते हैं कि जो 30.5 आपका है ना, इसकी काउंटिंग, इसको काउंट कहाँ करना है। इस 30.5 को आपने कहाँ काउंट करना है, नेक्स्ट में, ठीक है। इसकी गिनती कहाँ होगी, इसकी गिनती होगी इस वाली रेंज में, ठीक है। चलिए इस डाटा को मैं ले लेता हूँ। अब जो नया डाटा आपके पास कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस डाटा को हमने ठीक कर दिया है, ठीक है ना। जो गैप था वो गैप यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका यूज आपने कैसे करना है। कि जो अगर आपने मान लीजिए आप काउंट करना चाहते हो 50.5, अब 50.5 की काउंट कहाँ करना है, इसके अंदर ये काउंट होगा, ना कि इसके अंदर। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। और ये जो था ना, ये क्या था, ये गैप आ रहा था 31 के बाद 35 के बाद 36, एक गैप आ रहा था। तो ये यहाँ पर कंटिन्यू नहीं था, ये क्या था, यहाँ पर एस तक था। और अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, देखिएगा 30.5 के बाद 35.5 और 35.5 के बाद देखिए ये यहाँ पर शुरू हो गया। अब ये डाटा किसी में बदल चुका है, सतत में, वो एस तक था, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया है, लगातार हो चुका है, ठीक है जी। तो ये डाटा हमने कुछ इस प्रकार ठीक किया कि यहाँ पर किस प्रकार करना है, जो गैप अंतर जो होगा उस अंतर को आपने 2 से डिवाइड कर देना है, इसको लोअर लिमिट में घटा देना है, अपर लिमिट में जोड़ देना है, ठीक है जी। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको बच्चों हम शुरू करेंगे मंडे को, सोमवार को। तो तब तक मंडे तक आप क्या करें, इन एग्जाम्पल को जो मैंने आपको समझाए हैं इनको आप अच्छे से समझ लें, डेफिनेशन समझ लें। और मंडे को फिर हम इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। और जिन बच्चों ने पिछली क्लास 2 क्लासें अटेंड नहीं की थी, वो 2 क्लासें स्क्रीन पर शो हो रही है, इन क्लासों को भी आप जरूर देखें। मिलते हैं मंडे को ठीक सुबह 6:30 बजे।